हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टैटिस्टिका हब। तो हमने इन्फ्लुएंस स्टार्ट कर रखा था, जिसके अंदर हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या होता है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी उसके बारे में कि हाँ अनबायस्ड क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। फिर हमने बोला था कि अगले वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करके देखेंगे जो अनबायस्ड एस्टिमेटर के ऊपर बेस्ड होंगे। ठीक है, तो ये वीडियो उसी का कंटिन्यूएशन है। तो एक बार इस वीडियो को देखने से पहले या फिर समझने से पहले तुम्हें अनबायसनेस के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर तुमने वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखो या फिर किसी बुक से फॉलो करो। ठीक है, कि हाँ मीनिंग पता होना चाहिए कि अनबायस्ड क्या होता है, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करें तो अच्छा होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हमारे न्यूमेरिकल्स और वी कैन से एग्जाम्पल्स। अभी एग्जाम्पल्स किसके ऊपर बेस्ड है? अभी मैंने बोला अनबायस्ड एस्टिमेटर के ऊपर। ठीक है, तो इसके ऊपर बात करते हैं। तो छोटी सी बात हम पहले देखते हैं कि हम इसमें करने क्या वाले हैं। तो हमने चीज़ें देख रखी है कि हमारे पास कोई पॉपुलेशन होती है, उस पॉपुलेशन का कोई पैरामीटर होता है। ठीक है, ये कोई पॉपुलेशन थी, इसका पैरामीटर थीटा था। इसके लिए हम एस्टिमेट करते थे, तो हमें देखना है कि इसका एस्टिमेटर अनबायस्ड होगा नहीं होगा। ठीक है, तो अब कुछ रैंडम पॉपुलेशंस होती हैं जिनके बारे में हमें पता होता है। ठीक है, अब पता होता है, क्या पता होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो हमने कुछ चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ रखे होते हैं। ठीक है, कि एक्स हमारे पास हो सकता था बाइनोमियल, जिसके पैरामीटर एन कोमा पी होते हैं। ठीक है, हो सकता था हमारा जो एक्स रैंडम वेरिएबल था वो फॉलो कर रहा हो एक्सपोनेंशियल विद थीटा। ठीक है, हो सकता था पॉइजन विद लैम्डा, हो सकता था एक्स फॉलो करेगा नॉर्मल म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस कुछ इस फॉर्म में होते हैं जिनके पैरामीटर्स को हमें एस्टिमेट करना होता है। ओके, तो अब हम इनको ही धीरे धीरे एक एक करके एक या दो टॉपिक्स को देखेंगे कि इनके ऊपर हम काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि हमारे पास जो पॉपुलेशन था, मैं मान लेता हूँ कि मेरा जो पॉपुलेशन है, दिस एक्स रैंडम वेरिएबल, दिस इज फॉलोइंग सम बाइनोमियल एन कोमा पी। और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि एन इज नोन। ठीक है, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। उसके बाद मैं बोलता हूँ कि मैं इस पॉपुलेशन से एक सिंगल ऑब्जर्वेशन उठा लेता हूँ। ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग, ए सिंगल ऑब्जर्वेशन। अभी सिंगल ऑब्जर्वेशन क्या होगी, दिस एक्स एक सिंगल ऑब्जर्वेशन है, इसका यूज करते हुए फाइंड एन अनबायस्ड एस्टिमेटर फॉर पी पी स्क्वायर। ठीक है, दो तीन चीज़ें हैं यहाँ पे, दो चीज़ें बोली मैंने बोला कि बाइनोमियल था जहाँ पे पैरामीटर थे एन कोमा पी, और एन के बारे में मुझे कंडीशंस पता है कि हाँ एन कुछ ही है। ओके, उसके बाद नीचे है कि मेरे पास मैंने सैंपल उठाया सिंगल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मतलब सैंपल साइज क्या हो गया, वन। यहाँ पे कि मैं जो भी सैंपल था उसमें एक ही ऑब्जर्वेशन था उसके ऊपर। अब उस ऑब्जर्वेशन का यूज़ करते हुए हमें अनबायस्ड एस्टिमेटर फाइंड आउट करना है, किसके लिए, एक बार पी के लिए, एक बार पी स्क्वायर के लिए। ओके, तो पहले इस जो स्टार्टिंग में चीज़ लिखी है उसको समझते हैं। हमारे पास पैरामीटर थे दो, एक है कि दिस एन, एक है पी। अब इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा अपना हैबिचुअल एग्जांपल लेते हैं, लाइक जिसको बारे में हमें सबको पता होता है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि मैं किसी और टाउन गया जहाँ पे मेरा एक और नया फ्रेंड रहता है। ठीक है, तो कुछ फ्रेंड है मेरा, से दिस इज़ माई फ्रेंड। ठीक है, अब मेरे को इसका घर नहीं पता, लेकिन मेरे को एक आइडिया है कि हाँ भाई इस एरिया के अंदर है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये उसका एरिया है जिसके अंदर उसका कहीं ना कहीं पे घर होगा। ओके, तो मैं एस्टिमेट करता हूँ कि यहाँ पे कुछ काफ़ी गलियाँ होंगी। ठीक है, गली नंबर 1 ये है, गली नंबर 2 ये है, गली नंबर 3 ये है। मैं मान लेता हूँ कि 3 गलियाँ थी वहाँ पे। अब मेरे को एस्टिमेट करना है वहाँ पे कि उसका घर कौन सी गली के अंदर हो सकता है। तो अभी किसी ने मेरे को बोला, जैसे मैं इधर गया कि हाँ मेरे को एस्टिमेट करना है कहाँ पे जाऊँ, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं चाहूँगा ना जल्दी से घर पहुँचे, हम क्यों ऐसे टाइम वेस्ट करेंगे। तो मैं देख रहा हूँ कि जो सबसे पहली गली थी यहाँ के ऊपर बोर्ड लगाया हुआ था, ओनली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ठीक है, मान लेते हैं लाइक हर एरिया में होता है ना, लाइक जो मजिस्ट्रेट होता है उसका घर अलग से दिखता है। ठीक है, तो हो सकता है कि वहाँ पे कुछ गवर्नमेंट था, ऑफिशियल था, तो उस गली के बाहर बोर्ड था कि ओनली ऑफिशियल्स। ठीक है, अब मेरा फ्रेंड कैसा होगा, मेरे जैसा वेला आदमी। ओके, हाँ ग्रेड किया उसने, पीजी में है, आराम से रूम लेके पड़ा है, कुछ नहीं कर रहा, वेला पड़ा है। ठीक है, तो उसका घर यहाँ पे तो होने से रही। ठीक है, यहाँ पे तो होगा नहीं। तो जो मैं एस्टिमेट करने जा रहा हूँ 3 गलियों के ऊपर, तो एक कंडीशन मुझे पहले से पता होगी। ठीक है, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस गली को छोड़ ही दूंगा। इसका यूज़ कर लिया मैंने कि हाँ इसमें उसका घर हो ही नहीं सकता, वो एकदम नालायक है, मेरा फ्रेंड है। ठीक है, उसके बाद मैं सीधा जाऊँगा कि अगली 2 गली यहाँ पे एस्टिमेट करूँगा। तो जब मैं इनको एस्टिमेट कर रहा हूँ कि उसका घर यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, तो मैंने एक कंडीशन पहले ही यूज़ कर ली जो नॉन इन्फॉर्मेशन थी। ये चीज़ है मेरे पास कि यहाँ पे उसका घर नहीं हो सकता, इस चीज़ का मैं यूज़ कर चुका। उसके बाद मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ कि इसका यूज़ कर लिया कि इधर नहीं है तो इधर होगा। तो मेरा चांस 50-50 हो गया, नहीं तो 33 होता।
ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे करनी है हमें। इसने बोला कि हमारे पास n नोन है, अगर n नोन है तो हम p को जब एस्टिमेट कर रहे होंगे तो हम n का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ पे समझनी थी, या फिर इन्फ्रेंस में, एस्टिमेशन में जितनी भी चीज़ें हम पढ़ते हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि जो नॉन कंडीशंस होती हैं उनका तुम यूज़ कर सकते हो। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कि इसको हम फर्दर सोल्व कैसे करेंगे। ओके, तो कुछ भी नहीं है, सिंपल सी अप्रोच है यहाँ पे। अब सिंपल सी अप्रोच क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। ओके, तो अभी हमें पता है कि हमारे पास जो पॉपुलेशन थी वो बाइनोमियल है। ठीक है, तो एक चीज़ हमें पता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स दिस विल बी इक्वल टू एन पी एंड वेरियंस ऑफ एक्स दिस विल बी इक्वल टू एन पी 1 माइनस पी। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें पहले से पता थी, जहाँ पे p के बारे में हमें कुछ नहीं पता लेकिन n नोन है। ओके, अब इसने बोला सिंगल ऑब्जर्वेशन, सो दिस कैन बी रिटन एज एक्सपेक्टेशन ऑफ x विल बी एन पी। ठीक है, अब मान लेता हूँ कि सिंगल ऑब्जर्वेशन हमारे पास थी, उसकी भी एक्सपेक्टेड वैल्यू कुछ यही रही होगी क्योंकि बाइनोमियल से आ रहा है। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, n नोन है तो इसको मैं डिनोमिनेटर में अगर लेके आना चाहूँ तो दिस कैन बी रिटन एज 1/n एक्सपेक्टेशन ऑफ x, दिस थिंग विल बी इक्वल टू p। ओके, अब n कांस्टेंट है तो एक्सपेक्टेशन के अंदर भी जा सकता है ये, तो इसको हम लिख सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n दिस थिंग इक्वल टू p। दैट मीन्स एक की हमें ऑब्जर्वेशन था x, उसका एक फंक्शन हो गया, सो दिस विल बी एन स्टैटिस्टिक और वी कैन से एस्टिमेटर जो एस्टिमेट कर रहा है p को, एंड इट इज अनबायस्ड क्योंकि इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू p के इक्वल है। ठीक है, समझ में आया। ओके, तो ये सबसे पहली बात थी कि हम कैसे न्यूमेरिकल्स के ऊपर अप्रोच करते हैं। सीधा एक्सपेक्टेशन लिखेंगे, उसके बाद सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या था, इसमें बोला था कि सिंगल ऑब्जर्वेशन, अगर सिंगल ऑब्जर्वेशन है तो कुछ ऐसे जा रहा होगा, लेकिन अगर सिंगल ऑब्जर्वेशन नहीं भी है तो कुछ ऐसी ही अप्रोच होगी। बस वहाँ पे भी तुम्हें क्या सोच के चलना है कि अगर हम लिखते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स दिस इक्वल टू एन पी, दिस थिंग कैन बी इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार। ठीक है, कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार सेम होता है। ठीक है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन याद होगा कि हमारे पास एक्स कोई था कि नॉर्मल म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर को फॉलो कर रहा होता था, तो जो एक्स बार था वो फॉलो करता था नॉर्मल म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर बाय एन। ठीक है, वेरिएंस के ऊपर चेंज होता था लेकिन मीन सेम होता था। ठीक है, तो यही चीज़ है यहाँ पे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू दिस थिंग, और ये क्या होता है, सैम्पल ऑब्जर्वेशन का एक फंक्शन हो गया। ओके, तो इसका यूज़ भी हम कर सकते थे, लेकिन हमारे न्यूमेरिकल में जो अभी मैंने बोला था उसके अंदर मैंने सब एक स्पेशल वर्ड यूज़ किया था, सिंगल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, उसके ऊपर ही काम करेंगे। ये हो गया। अब दूसरी चीज़ हमने बोली कि हमें निकालना है पी स्क्वायर के लिए। ओके, तो कोई बोलेगा भैया ये पी वाला तो हो गया यार, सिंपल सा था। पी स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, हमारे ऊपर तो वेरिएंस वाली टर्म है, तो उसके ऊपर हम काम कैसे करें, वेरिएंस भी है वहाँ पे, तो वेरिएंस वगैरह एस्टिमेट करने के लिए उसके लिए पी की वैल्यू चाहिए, तो वो हम नहीं कर पाएंगे। तो उसके ऊपर हम कैसे अप्रोच करेंगे, फिर से एक जनरल टेंडेंसी के ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो मान लेता हूँ कि मेरे को पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी के ऊपर जाना है। ओके, तो मैं अज्यूम कर लिया कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मेरे को 1 घंटा लगा। ठीक है, अब किसी ने बोला एक नया पॉइंट है सी, वो इसका डबल है, तो मैं क्या करूँगा, अगर यहाँ से यहाँ तक ही जाना है तो मान लूँगा कि रफली अगर यहाँ पे 1 घंटा लगा तो यहाँ पे 2 आवर लगेंगे। ठीक है, अभी देखो सबसे पहले तो इन्फ्रेंस में हम क्या कर रहे होते हैं, एस्टिमेशन थ्योरी के अंदर हम एक गैस कर रहे होते हैं किसी पैरामीटर के ऊपर। तो गैस करना मतलब हाँ कुछ इन्फ्रेंस निकालेंगे कुछ नॉन कंडीशन का यूज़ करते हुए, तो हम यहाँ पे भी वही करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे गैस किया कि अगर यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी 1 घंटा होगा और इवेंचुअली टोटल 2 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं रफली लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखेंगे कि अगर मेरा जो x/n था दिस वाज एस्टिमेटिंग p, तो somehow x square by n square this thing will be estimating p square। ठीक है, अप्रोच समझनी है यहाँ पे, ये नहीं कि मैं ये बोल चुका कि ये चीज़ पी स्क्वायर को फॉलो करेगी या फिर पी स्क्वायर को एस्टिमेट करेंगी, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने बोला कि रफली हमारे पास एक आइडिया है कि अगर मेरे पास ये टर्म इसके लिए अनबायस्ड एस्टिमेटर है तो मैं बोल सकता हूँ कि सम हाउ कुछ ये वाली टर्म होगी जो अनबायस्ड होगी पी स्क्वायर के लिए। ठीक है, अज्यूम कर लिया। अब इसकी क्या अजम्पशन हमारी सही है, फाइनल रिजल्ट हम निकाल के देखेंगे। तो इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, हमने मान तो लिया कि भैया कुछ ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसकी एक्सपेक्टेशन निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड वाले की। अगर इसकी एक्सपेक्टेशन पी स्क्वायर के इक्वल आ गई तो हम बोल देंगे कि ये इसके लिए अनबायस्ड है, नहीं भी आई तो हम देखेंगे कि आगे हम किस फॉर्म में अप्रोच करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे। ओके,
तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले है 1/n² एक्सपेक्टेशन ऑफ x²। हम यही फाइंड आउट करना है, ठीक है। n² तो कांस्टेंट था, इसको बाहर ले आए। अभी क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ, अगर हम वेरिएंस ऑफ x लिखना चाहें तो दिस थिंग इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x² माइनस μ² बेसिकली, ठीक है। म्यू यहाँ पे NP है, ओके। तो इसको अगर ये वाली वैल्यू चाहिए मेरे को, तो इस टर्म को इधर लेके आएंगे। सो दिस थिंग कैन बी रिटन एज 1/n², वेरिएंस ऑफ x इज NP³। तो NP 1 माइनस P, और ये वाली टर्म प्लस हो जाएगी, तो प्लस n² p², ठीक है। इसको फर्दर लिखना चाहूँगा तो दिस थिंग कैन बी रिटन एज NP माइनस NP² प्लस n² p², ओके। इसको आगे हम लिखना चाहेंगे तो दिस थिंग, ठीक है, इधर लिख रहा हूँ मैं। इसको अगर हम और आगे लिखेंगे तो दिस थिंग विल बी कमिंग लाइक 1/n² NP माइनस p², ठीक है। p² मैंने कॉमन ले लिया, माइनस p², सो दिस थिंग विल बी n माइनस n², ठीक है। अब ये चीज़ क्या होगी, एक्सपेक्टेशन ऑफ x² बाय n², ठीक है। हम कुछ यही सोल्व कर रहे थे, तो सोल्व होकर कुछ ऐसे होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे ये मतलब फॉर्मूला यूज़ किया किसके लिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ x² वाला वेरिएंस वाले टर्म्स को यूज़ करते हुए, ठीक है। अब इसके ऊपर हम इसको फर्दर कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे मैं इसको n² को अंदर लेके जाता हूँ, तो दिस टर्म p/n माइनस p², n माइनस n² बाई n², ठीक है। कुछ नहीं किया यहाँ पे, कुछ भी हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है, बस n को हम अंदर लेके गए। तो जैसे इस n² को हम अंदर लेके जा रहे हैं तो कुछ टर्म्स ये बन रही थी। अब p के बारे में हमें पता था कि p कैन बी रिटन एज एक्सपेक्टेशन ऑफ, क्या लिख सकते थे, एक्सपेक्टेशन ऑफ x/n यहाँ से। सो दिस टर्म विल बी एक्सपेक्टेशन ऑफ x/n², ठीक है। x/n तो p वाली टर्म होगी, और नीचे n था डिवाइड में, तो ये टर्म होगी, ओके। दिस थिंग माइनस p², 1 माइनस n/n, ठीक है। इस फैक्टर को हमने n से डिक्रीज कर दिया, इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x² डिवाइडेड बाय n², ठीक है। ये चीज़ थी। हमें फाइनल रिजल्ट क्या चाहिए, p² वाली टर्म चाहिए, बाकी सबको इधर उधर लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम फर्दर सोल्व करेंगे तो दिस थिंग विल बी, p² वाले टर्म को इधर ले आते हैं, इस टर्म को इधर ले आते हैं। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x/n² माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x² बाई n² इक्वल टू p², 1 माइनस n/n, ठीक है। अब ये वाला n है, इससे n को कैंसिल कर देते हैं, तो ये जो 2 पावर थी वो कैंसिल होगी, ठीक है। एक्सपेक्टेशन वाली प्रॉपर्टी को यूज़ कर लेते हैं, तो जैसे प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी, दिस टर्म विल बी एक्सपेक्टेशन ऑफ, लेट मी चेंज द कलर, एक्सपेक्टेशन ऑफ x/n माइनस x² बाई n, ठीक है। दिस थिंग इक्वल टू ये वाली टर्म जो ऊपर लिख रखी है, ये वाला फैक्टर बच गया 1 माइनस n, तो इसको हम इधर लेके आएंगे। तो जैसे इधर लेके आएंगे तो टर्म्स क्या बन जाएंगी, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x 1 माइनस x डिवाइडेड बाय n 1 माइनस n इक्वल टू p², ठीक है। तो हम एक अजम्पशन लेके चले जहाँ से हमें क्या पता चल गया कि हमारे पास n नोन था, इसका हम यूज़ कर सकते हैं। x एक सिंगल ऑब्जर्वेशन हमारे पास, इसका हम पैरामीटर मतलब एस्टिमेटर बनाया, कुछ ये बन गया कि इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू p² के इक्वल आ गई। सो दिस टर्म, दिस होल x इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई n इंटू 1 माइनस n, दिस विल बी द अनबायस्ड एस्टिमेटर फॉर p², ठीक है। समझ में आया होगा। तो हम क्या करके चले, हमने एक p के लिए एस्टिमेटर निकाला, जो एस्टिमेटर आया हमने अज्यूम कर लिया कि सम हाउ ये या फिर इसका कोई फंक्शन होगा जो p² के लिए एस्टिमेटर होगा, ठीक है। दोनों साइड एक्सपेक्टेशन लगाई, उसको सोल्व करते गए, एक्सपेक्टेशंस की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया, n कांस्टेंट था उसका यूज़ किया, और टर्म्स को इधर उधर करते गए। फाइनली हमें कुछ ये एस्टिमेटर मिल गया, से दिस इज t। सो दिस t एस्टिमेटर इज अनबायस्ड एस्टिमेटर फॉर p², ठीक है। अब ये तो हो गया एकदम बेसिक चीज़ की भैया कुछ ये टर्म थी p n p, इनके ऊपर हमने बात कर ली। अब थोड़ा सा एक नया कुछ अलग बताओ कि हाँ भाई कुछ तो नया हो, ठीक है। तो कुछ नए के फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि ये तो हो गया p² या फिर p के ऊपर। हम मान लेते हैं किसी ने पूछ लिया कि तुम बताओ
2p के लिए अनबायस्ड एस्टिमेटर बताओ, या फिर 3p के लिए बताओ, या फिर 2p+6 के लिए बताओ, या फिर 3p² + 7 के लिए बताओ। ठीक है, कुछ भी बोल सकता है वो। तो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अब देखो, एक्सपेक्टेशन वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी है हमें। अनबायस्ड एस्टिमेटर के बारे में एक चीज़ पता होती है कि उसकी कंडीशन क्या होती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटर t, दिस थिंग मस्ट बी इक्वल टू द पैरामीटर p। ओके, अभी इसने बोला कि हमारे पास x/n जो था ये p के लिए अनबायस्ड था, इसका मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस टर्म विल बी इक्वल टू p। ओके, हमें 2p के लिए बताना है। तो प्रॉपर्टी थी एक्सपेक्टेशन की, अगर हम कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्सपेक्टेशन भी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अगर दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x/n, इसकी अगर हम एक्सपेक्टेशन लेंगे सो दिस थिंग विल बी इक्वल टू 2p। एंड सिमिलरली 3p के लिए, ऐसे p² के लिए लेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी, जैसे ये वाली टर्म ले लेते हैं अब सीधा। ओके, तो अगर इसको हम t बोल रहे थे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ 3t+7, दिस थिंग विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ t+7। एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये टर्म तो हो गई p²+3, सो 3 दिस विल बी 3p² + 7। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स थी, ये चीज़ याद रखनी है कि एक्सपेक्टेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी और आगे इसी के ऊपर, इसी को कंटिन्यू रखते हैं कि बाइनोमियल वाला अभी ख़त्म नहीं करते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं कि इनके अलावा भी क्या हम कुछ और कर सकते हैं। ओके, तो मान लेते हैं तुमसे कोई बोले कि सीधा आएगा कि एक्स हमारे पास बाइनोमियल था, सेम क्वेश्चन, n, n की वैल्यू हमें नोन है, और फिर बोलता है कि अनबायस्ड एस्टिमेटर बताओ किसके लिए, वेरिएंस ऑफ एक्स के लिए। ठीक है, अब ये करना है। सो बेसिकली वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है, इक्वल टू np1 - p। ओके, दिस थिंग इक्वल टू np - np²। ठीक है, तो हमें कोई ऐसी टर्म डिफाइन करनी है जिसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू इसके इक्वल आए। तो कुछ नहीं करना, अभी हमने p के लिए देखा कि x/n जो था वो p के लिए अनबायस्ड एस्टिमेटर था, और p² के लिए क्या देखा, x, और x-1 डिवाइडेड बाय n-1। जो ये टर्म थी ये हमारे पास p² के लिए अनबायस्ड एस्टिमेटर थी। तो इनका यूज़ करेंगे, दिस नोन एज t, और इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, कुछ काम है नहीं इसका, ज़्यादा टफ है नहीं है, या फिर इनको इसी टर्म में यूज़ कर लेते हैं। सो दिस थिंग कैन बी रिटन एज n इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये क्या हो गया x/n। ठीक है, p की जगह पे लिख सकते हैं, माइनस n एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ p²। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मतलब p² के लिए क्या था, x-1 डिवाइडेड बाय n-1। ठीक है, अब इस n से ये n कैंसिल हो गया, इस n से ये n कैंसिल हो गया, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x x-1 डिवाइडेड बाय n-1। ठीक है, अब इनके ऊपर एक्सपेक्टेशन वाली प्रॉपर्टी की दो सब्ट्रैक्शन है, उनको मतलब एक साथ कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ n-1 इंटू x माइनस x x-1 डिवाइडेड बाय n-1। ठीक है, तो इधर हमने कुछ नहीं किया, बस बेसिक सी चीज़ें यूज़ की। अब इस x को कॉमन ले लेते हैं दोनों टर्म से, तो n-1 माइनस x+1, तो +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा। तो इसको जब हम फर्दर सोल्व करेंगे तो दिस विल बी एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू n-x डिवाइडेड बाय n-1। ठीक है, तो एक नया एस्टिमेटर हो गया, दिस एस्टिमेटर T2। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं T2। तो जो T2 हो गया, दिस इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर फॉर वेरिएंस ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था, उसके ऊपर अनबायस्ड एस्टिमेटर को हम किस फॉर्म में यूज़ करते हैं, कैसे हम अप्रोच करते हैं, वो चीज़ मैंने समझाई। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम आगे थोड़ी सी एक और बात कर लेते हैं। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऐसे एक्सपोनेंशियल का ले लेते हैं। ठीक है, पॉइजन का खुद से करोगे, मैं एक्सपोनेंशियल का करके दिखाता हूँ। तो अगर हम एक्सपोनेंशियल का एग्जाम्पल लेते हैं तो किस फॉर्म में अप्रोच होगा या फिर किस फॉर्म में इसको सोल्व करेंगे, सिंपल सा है। तो मान लेते हैं मेरे पास x था जो किसको फॉलो कर रहा था, एक्सपोनेंशियल विद पैरामीटर थीटा। ठीक है, तो अभी पीछे वाली चीज़ें कि हमें कुछ चीज़ें नोन होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें पता होती हैं। अब ये बोलेगा कि मान लेते हैं इसने मान लिया कि तुम मेरे को बताओ अनबायस्ड एस्टिमेटर बताओ किसके लिए, अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा 1/2 ये ले लो। ठीक है, अलग से टर्म डिफाइन कर दी कि कुछ ही हो गया थीटा स्क्वायर। अच्छा, मैंने थोड़ा सा इसको गलत लिख देते हैं,
1/θ² n। ओके, n वहाँ पे पावर में नहीं था, मल्टीप्लाई में। तो तुम्हें क्या करना है यहाँ पे, ये हो गया हमारे पास कि इसने बोला कि x हमारे पास एक्सपोनेंशियल है विद पैरामीटर थीटा। तुम हमें अनबायस्ड एस्टिमेटर बताओ किसका, 1/θ² इंटू n। ठीक है, मल्टीप्लाई में यहाँ पे पीछे मैंने लिख दिया था कि θ⁴ ठीक है, वो गलत था, वो नहीं था यहाँ पे। उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं, वो अलग से होगा। ठीक है, अभी हम एकदम सिंपल ले लेते हैं। तो कुछ चीज़ें हमें पता होती हैं कि अगर मेरे पास एक्सपोनेंशियल है तो उसके लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी 1/θ। ठीक है, तो अभी मैंने पिछली एक चीज़ में लिखा था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को ही हम लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार। सो दिस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार दिस विल बी इक्वल टू 1/θ। सबसे पहली बात जो हमें यहाँ पे याद रखनी है, तो इसका मतलब 1/θ के लिए एक्स बार जो है वो अनबायस्ड एस्टिमेटर है। ठीक है, यहाँ पे सिंगल ऑब्जर्वेशन कुछ नहीं बोल रखा था, वैसे एक रैंडम सैंपल लेना, उसके ऊपर काम करना था। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि एक्स बार अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा थीटा के लिए, 1/θ के लिए हमें निकालना है 1/θ²। n तो कांस्टेंट है, इसको हम बाद में ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पीछे ही हमने देखा था कि सैंपल होगा तो हमें ऑब्जर्वेशन का पता होगा कि सैंपल साइज कितना था। ओके, तो रफली हम देखें तो यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है 1/θ²। इसके लिए अनबायस्ड एस्टिमेटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, n तो कांस्टेंट है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे बाद में। ओके, तो मैंने बोला कि जो x बार है वो हो गया 1/θ के लिए। तो पीछे वाली अप्रोच कि x बार का जो स्क्वायर होगा दिस विल समहाउ 1/θ² को एस्टिमेट करेगा। तो दोनों साइड एक्सपेक्टेशन ले लेंगे। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार स्क्वायर दिस थिंग इक्वल टू फाइंड आउट, ये चीज़ हमें बतानी है। अभी एक चीज़ होती है, अगर मेरे पास x था विद सम बाइनोमियल n, p, तो रफली उसका मीन म्यू होगा, दैट इज np, वेरिएंस npq। ठीक है, अब अगर x बार देखना चाहूँ तो उसके लिए म्यून होगा np, और जो वेरिएंस होगा, वेरिएंस ऑफ x बार दिस इज npq डिवाइडेड बाय n। ठीक है, ये चीज़ होती है हमारे पास, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो गया कि अगर मेरे पास x था एक्सपोनेंशियल, तो उसका मीन तो हो गया, मीन ऑफ x हो गया हमारे पास यहाँ पे 1/θ, और वेरिएंस ऑफ x होता है 1/θ²। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ x तो x बार के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम वेरिएंस ऑफ x बार देखना चाहेंगे, सो दिस थिंग विल बी 1/θ² डिवाइडेड बाय n, कुछ ये टर्म हो जाएगी। ठीक है, इन चीज़ का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार का स्क्वायर। ओके, ये चीज़ क्या होती है, वेरिएंस ऑफ x बार प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार का स्क्वायर। सो दिस प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार का स्क्वायर दैट इज 1/θ²। 1/θ², 1/θ² को कॉमन ले लेते हैं, 1/θ², 1/n+1। हम इस वाली टर्म को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, लेट मी मार्क इट। हम इस टर्म को कुछ यहाँ पे ले आए, कुछ फाइनली ये बन के आ गई। ठीक है, तो हम पता कर दिया कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार जो हमारे पास होगा दिस थिंग इक्वल टू 1/θ² n+1 डिवाइडेड बाय n। ठीक है, हमें चाहिए था इस टर्म के लिए, इसके लिए 1/θ².n के लिए। तो ये वाली टर्म जो हमारे पास है इसको हम इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो दिस थिंग विल बी कमिंग आउट लाइक एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n+1, दिस थिंग इक्वल टू 1/θ².n। सो दिस थिंग इज द t, दैट इज द एस्टिमेटेड t, जो किसको एस्टिमेट कर रहा है, 1/n⁻²। ठीक है, तो सिंपल हर क्वेश्चन में सेम अप्रोच है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x लिखेंगे, उसको इक्वेट करेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार से, उसके बाद हम उसको फर्दर सोल्व करते जाएंगे, थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे, चीज़ें सोल्व हो जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक नॉर्मल पॉपुलेशन के ऊपर और देख लेते हैं, वो भी सिंपल सा ही है। तो उसको हम कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, क्या बात है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स अज्यूम ए नॉर्मल पॉपुलेशन। तो यहाँ पे जो नॉर्मल पॉपुलेशन होगी उसके पैरामीटर हमें पता है कि दो पैरामीटर होते हैं, एक म्यू, एक सिग्मा स्क्वायर। अब यहाँ पे भी दो तीन चीज़ें हो सकती है, हो सकता है म्यू नोन हो, सिग्मा स्क्वायर अननोन हो सकता है दोनों चीज़ अननोन हो। ठीक है, या फिर एक नोन हो एक अननोन हो, कुछ ऐसा ऐसा होगा, उनके ऊपर हमें काम करना होगा। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा होगा, जैसे जैसे इसके ऊपर हम बात करेंगे, तो मान लेते हैं स्टार्टिंग में कि दोनों अननोन है और एक सैम्पल उठाया x1 डॉट 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 xn, दिस मस्ट बी फॉलोइंग नॉर्मल
म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, मान लेते हैं कि दोनों ही अननोन है, तो हमें पता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होता है म्यू, दिस थिंग इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार। सो बेसिकली जो एक्स बार होगा वो एस्टिमेट कर देगा म्यू को, अनबायस्ड एस्टिमेट। खत्म हो गया, म्यू वाला पार्ट खत्म हो गया। म्यू के लिए कुछ नहीं है, सैम्पल पॉपुलेशन, सैम्पल का जो मीन होगा वही पॉपुलेशन के मीन को अप्रोच करेगा और वी कैन से अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा उसके लिए। अब बात करते हैं हमें सिग्मा स्क्वायर के ऊपर। तो जब दोनों चीज़ अननोन होंगी कि म्यू की वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि जो एक्सपेक्टेशन होगी एक्स बार की वो और म्यू इक्वल होंगे, ठीक है। तो जो सैम्पल मीन और पॉपुलेशन मीन इक्वल होते हैं, ये चीज़ हमने पढ़ रखी है। तो अगर ये अननोन होगा कि हमें नहीं पता म्यू क्या है, तो हम एक्स बार के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते अगर हमारे पास कुछ भी है नहीं तो। लाइक एक चीज़ होती है ना कि मैं मान लेता हूँ, क्या एग्जांपल तो क्या दूँ, एग्जांपल देखते हैं, लेट्स अज्यूम कुछ एग्जांपल बना के देखते हैं। घर वाला एग्जांपल वही ले लेते हैं, मेरा फ्रेंड एक गली में था, ठीक है, पता नहीं बनेगा या नहीं बनेगा, ये 2 गलियाँ हैं यहाँ पे। अब एक चीज़ है कि मेरे पास ये नोन था कि इस वाली गली में उसका घर नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये कंडीशन पता ही नहीं है मेरे को, कि मेरे को नहीं पता, कुछ ये अननोन है पहले से ही, तो मैं इसका यूज़ ही नहीं कर सकता, ठीक है। मेरी चॉइस हो गई, मैं इसका यूज़ कर ही नहीं सकता, वहाँ पे तो और कोई ऑप्शन है ही नहीं। अब दूसरा चीज़ है कि मेरे को ये कंडीशन पता है कि हाँ भाई यहाँ पे उसका घर नहीं हो सकता। अब ये चीज़ मेरे ऊपर है, मैं चाहूँ तो इन दोनों के ऊपर ही, इन 2 गलियों में जाके देखूँ कि उसका घर है या नहीं है। अब एक मैं गधा हो सकता हूँ, मेरे दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं मान लेता हूँ कि मैं इस कंडीशन का यूज़ ही नहीं करूँगा जो उन्होंने बोली, ठीक है। तो अगर हम इस कंडीशन का यूज़ नहीं करेंगे तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस गली में भी जा सकता हूँ, एल दो मेरे पास कंडीशन थी कि उसका घर यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो नॉन कंडीशन में यही चीज़ होती है कि जब अननोन है तो हम उसके ऊपर कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन नोन है तो हमारी चॉइस बन जाती है, ठीक है। तो इसके ऊपर बात करते हैं। तो अगर मैं सैम्पल वेरिएंस डिफाइन करना चाहूँ, एस स्क्वेयर दिस थिंग विल बी इक्वल टू 1/n-1 समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वेयर, ठीक है। नोट डाउन करेंगे, सबसे पहली प्यारी सी चीज़ यहाँ पे कुछ मैंने लिखी, ओके। सो n-1 इंटू एस स्क्वेयर डिवाइडेड बाई सिग्मा स्क्वेयर, दिस फॉलोज काई स्क्वेयर विद n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ पता होती है कि n-1 इंटू एस स्क्वेयर डिवाइडेड बाई सिग्मा स्क्वेयर अगर हम करना चाहेंगे तो काई स्क्वेयर को फॉलो करेगा विद n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। कैसे, अगर इस टर्म को हम देखना चाहें तो एक्स आई माइनस एक्स बार उसका होल स्क्वेयर कर रहे हैं डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वेयर कर रहे हैं, n-1 वाले फैक्टर को हटा दिया यहाँ पे, तो सिग्मा स्क्वेयर से डिवाइड किया और यहाँ पे एक्स बार का हमने यूज़ किया जो अननोन था, इसलिए यहाँ पे 1 डिग्री का लॉस हो गया, ठीक है। तो ये टर्म होंगी तो ये काई स्क्वेयर को फॉलो करेगा। अब जो लेफ्ट हैंड साइड में टर्म लिख रखी है, अगर हम इसकी एक्सपेक्टेशन लिखना चाहें तो एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस टर्म, दिस होल, ओके, दिस थिंग विल बी n-1, ओके। और ये किसकी एक्सपेक्टेशन होगी, एक्सपेक्टेशन ऑफ n-1 एस स्क्वेयर डिवाइडेड बाई सिग्मा स्क्वेयर। अब n-1 से n-1 कैंसिल हो जाएगा, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वेयर दिस थिंग इक्वल टू सिग्मा स्क्वेयर। तो जो एस स्क्वेयर हो गया वो अनबायस्ड एस्टिमेटर हो गया सिग्मा स्क्वेयर के लिए, ठीक है। जो सैम्पल वेरिएंस था वो पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए अनबायस्ड एस्टिमेटर हो गया, ओके। अभी तो ये बात थी कि हाँ ये तो सिंपल सा फॉर्म हो गया। अभी एक और बात थी, मैंने बोला कि यहाँ पे बोला था कि ये कंडीशन है उसका हम यूज़ करें ना करें, मेरा फ्रेंड करूँ मैं करूँ कौन करे क्या करे, एक एग्जाम्पल सा था बेसिक सा, उसका कहाँ पे यूज़ किया मैंने, तो अभी तक नहीं किया लेकिन अभी करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास जो म्यू था दिस इज़ नोन, ठीक है। मैंने लिखा कि ये नोन है, तो अगर म्यू नोन है तो मेरे पास है, मेरी कंडीशन है कि मैं उसका यूज़ करूँ या ना करूँ। तो हो सकता है यहाँ पे जो सैम्पल वेरिएंस में डिफाइन करूँगा एस स्क्वेयर, दिस थिंग कैन बी रिटन एज 1/n समेशन एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वेयर, ठीक है। मैंने एक्स बार का यूज़ ना करके म्यू का यूज़ कर लिया तो डिग्री का लॉस हुआ नहीं, तो मैंने एस स्क्वेयर को कुछ इस फॉर्म में डिफाइन किया। और एक और एस स्क्वेयर में डिफाइन कर सकता हूँ 1/n-1 समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वेयर। मैंने म्यू का यूज़ नहीं किया, म्यू गिवन था लेकिन मैंने उसका यूज़ ही नहीं किया, तो एक ये हो सकता था। तो यहाँ पे क्या हो गया, नॉन कंडीशन है, ठीक है। तो जब म्यू नॉन होगा तो उस केस में हमारे पास ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये दोनों अनबायस्ड एस्टिमेटर होंगे सिग्मा स्क्वेयर के लिए, ठीक है। कैसे, उसके ऊपर तुम करके देख सकते हो, ये वाली अप्रोच लगाएंगे यहाँ पे क्या होगा, एन से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वेयर, वो का स्क्वेयर एन डिग्री ऑफ फ्रीडम को फॉलो करेगा, ठीक है। उसके ऊपर हम सोल्व कर देंगे
यहाँ पे इसका अगर हम यूज़ नहीं कर रहे म्यू का, तो कुछ ये मैंने डिफाइन किया, तो ये भी सिग्मा स्क्वायर वाली इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा और उसके बाद हमारे पास सिग्मा स्क्वायर के लिए अनबायस्ड एस्टिमेटर बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो अनबायस्ड एस्टिमेटर होते हैं वो यूनिक नहीं होते। जो पिछली वीडियो में हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी वो यहाँ पे जस्टिफाई भी हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास था नॉर्मल पॉपुलेशन के बारे में। ओके, इसके बाद एक छोटा सा एग्जांपल हो रहा है वो और देख लेते हैं, फिर आज के वीडियो को वाइंड अप करेंगे। ओके, तो जनरली हाँ कुछ पॉपुलेशन है उसके ऊपर बात कर ली। अब हो सकता है कि यार इससे अलग क्या क्वेश्चन आ सकता है कि भैया ये तो हो गए पॉपुलेशन था, कुछ कंडीशंस नॉन थी, अब इनसे अलग भी न्यूमेरिकल बनते होंगे। बिल्कुल बनेंगे, जो मैं वीडियो में करवा रहा हूँ इनके अलावा भी बहुत सारे बनेंगे। बुक को फॉलो करोगे उसमें बहुत सारे मिलेंगे। अब बुक वालों के अलावा भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे न्यूमेरिकल बन सकते हैं। ओके, तो एक तरह का न्यूमेरिकल हमारे पास यहाँ पे हो सकता है कि क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है मेरे पास कि एक्स मेरे पास फॉलो कर रहा है सम पॉपुलेशन पॉइजन विद सम थीटा। ठीक है, पॉइजन पॉपुलेशन है जिसका पैरामीटर हो गया थीटा। उसके बाद इन्होंने बोला कि तुम्हें ए कोमा बी कोमा सी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, सच दैट जो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी ये जो हमारे पास बन रहे हैं, दिस इज अनबायस्ड एस्टिमेटर किसके लिए, 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा। ठीक है, ये एक तरह का न्यूमेरिकल है जो बन सकता है। तो इसमें क्या है हमारे पास कि हमें पॉइजन पॉपुलेशन दे दी, इसका पैरामीटर है थीटा। उसके बाद हमें ए बी सी 3 कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यूज बतानी है। सच दैट ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी दिस इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर फॉर 1 प्लस थीटा इंटू 2 प्लस थीटा। तो इसको अगर हम सोल्व करें राइट हैंड साइड वाली टर्म को, तो ये क्या हो रही है 2 प्लस थीटा प्लस दिस थिंग विल बी 2 प्लस थीटा प्लस 2 थीटा प्लस थीटा स्क्वेयर। ओके, इसको लिख सकते हैं थीटा स्क्वेयर प्लस 3 थीटा प्लस 2। ठीक है, कुछ ये होगी राइट हैंड साइड वाली टर्म। अब इन्होंने बोला कि इसका अनबायस्ड एस्टिमेटर है, तो कुछ मत करो, अनबायस्ड है तो उसकी एक्सपेक्टेशन निकालो, इसके इक्वल कर दो। ओके, तो इस चीज़ को उठा लेंगे हम यहाँ पे। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको फाइंड आउट करेंगे। तो ए कॉन्स्टेंट था बाहर आ गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर ओके प्लस बी कॉन्स्टेंट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट है ये हमारे पास पहले से ही। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर क्या होगा, तो दिस विल बी इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस मेन का स्क्वायर। तो वेरिएंस ऑफ एक्स होता है हमारे पास यहाँ पे थीटा, तो वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू थीटा और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स विल बी थीटा। ठीक है, तो अगर हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो ये बन गया ए इंटू थीटा प्लस थीटा स्क्वायर प्लस बी थीटा प्लस सी। इन सबको सोल्व करेंगे तो ए थीटा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी थीटा प्लस सी। अब इस टर्म को इन टर्म से इक्वेट करेंगे, कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे, तो ए की वैल्यू आ गई 2, सो ए विल बी इक्वल टू 2। ओके, बी विल बी इक्वल टू 2 क्योंकि ए प्लस बी की वैल्यू 3 है, बी विल बी इक्वल टू 1 सॉरी। ठीक है, बी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1। ओके, एंड सी विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, तो एक तरह के न्यूमेरिकल हमारे पास ये भी होते हैं जो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा कि हम अनबायस्ड एस्टिमेटर के ऊपर अप्रोच कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं करना, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स लिखना है, उसको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार से इक्वेट करना है। उसके बाद जनरल टेंडेंसी जो हम यूज़ करते हैं उसका यूज़ करेंगे। उसके बाद फर्दर हम सोल्व करते जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एक्सपेक्टेशन निकालना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उससे हमारे पास एक्सपेक्टेशन वाले और वी कैन से अनबायस्ड एस्टिमेटर वाले न्यूमेरिकल समझ में आते हैं या फिर सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आई होप मैंने जो न्यूमेरिकल्स करवाए या फिर जो अप्रोच बताई या जिस वे में समझाया आई होप हेल्पफुल रहा होगा। ओके, सो इसके वीडियो में यही था। अब अगले वीडियो में हम आगे वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है कि कंसिस्टेंसी। सो चैनल से जुड़े रहिए, आगे वीडियोज़ आती रहेंगी। ओके, थैंक यू।